हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम 2023 के लिए आप सभी को पता है एग्ज़ाम डेट आ गई है आप सभी की। नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो आप तैयारी में लग गए होंगे। मैं इस वीडियो में टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। तो हम 2021 में जो पेपर हुआ था उसे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत वायरिंग की तकनीक नहीं है? तो आप सभी बताएंगे कौन सी विद्युत वायरिंग की तकनीक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, बैटन वायरिंग होती है, केसिंग और केपिंग वायरिंग होती है, लेड शीथेड वायरिंग होती है, कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग होती है, क्लीट वायरिंग होती है। लेकिन इसमें से बचा ऑप्शन कौन सा है? हैप्पनटन वायरिंग। ऐसा कोई प्रकार नहीं होता है वायरिंग का, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब आपको मैं वायरिंग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि क्या बन सकता है, सबसे महंगी वायरिंग कौन सी होती है? तो वो होती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग, उसे आप ध्यान रखेंगे। और सबसे सस्ती वायरिंग कौन सी होती है? क्लीट वायरिंग, जो कि टेम्परेरी वायरिंग होती है वो, तो उसे भी ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक डबल केज इंडक्शन मोटर में यदि एक केज में कम प्रतिरोध और उच्च रिसाव प्रतिक्रिया है तो आप उसके बारे में बताएं। तो देखो, इसका मतलब क्या है, जब डबल केज इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं तो उसमें बाहरी केज होता है उसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं, और जो इनर केज होता है उसका रेजिस्टेंस होता है लो। तो उसमें मतलब रेजिस्टेंस लो होता है तो हाई लीकेज रिएक्टेंस रखते हैं, तो उसी की बात कर रहा है ये। तो जो इनर वाला केज होता है उसमें लो रेजिस्टेंस होता है और हाई लीकेज रिएक्टेंस होता है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? यह आंतरिक पिंजरा है, मतलब सी इसका राइट आंसर है। हिंदी में आप देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है इनर केज, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर यहाँ पे आउटर केज होता, आउटर केज में क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस होता और लो लीकेज रिएक्टेंस होता, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अच्छा, आप सोचेंगे कि मतलब लो रेजिस्टेंस क्यों रखते हैं? क्योंकि उसमें हाई मतलब लॉसेस ना हो। अगर लॉसेस होंगे तो हीट हो जाएगी मोटर, इसलिए हम उसमें लो रेजिस्टेंस रखते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। ऐसे सर्किट में जहाँ तार को डिस्कनेक्ट या डी एनर्जेटिक किए बिना करंट को मापा जाना है, उस तार के चारों ओर एक क्लैंप प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यह उपकरण है। तो इसका मतलब कहने का यह है कि हम ऐसे सर्किट का मतलब हम करंट मेजर करना चाहते हैं जिसमें हम जो हमारे पास क्लैंप मीटर है उसका हम उसे मतलब डिस्कनेक्ट किए बिना, मतलब यहाँ पर बोल रहा है डिस्कनेक्ट या डी एनर्जेटिक किए बिना करंट को मापना है। तो हम कैसे मापेंगे? कौन सा इसमें से यूज करेंगे? तो वो होता है टोंग टेस्टर। टोंग टेस्टर मतलब जीव परीक्षक होता है, तो उसी की बात कर रहा है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मेगर का यूज किस लिए किया जाता है? तो मेगर का यूज किया जाता है हाई इंसुलेशन को मेजर करने के लिए। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का यूज करते हैं, सभी जानते होंगे। इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा इस तरह से। लेकिन इसका इस तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? जीव परीक्षक, टोंग टेस्टर भी कहते हैं इसे। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। गुप्त कंडक्ट तार स्थापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो इसमें से बोला है उसने, जो गुप्त कंडक्ट मतलब कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग होती है उसमें कौन सा कथन इसमें गलत है? तो इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। सतह कंडक्ट तारों की तुलना में महंगा होता है, ये तो बात सही है। स्थापन आसान होता है, आप सभी जानते होंगे। जब कंसील्ड कंडक्ट का हम वायरिंग करते हैं तो उसमें स्थापना आसान नहीं होती है, कठिन होती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। गलत पूछा था तो गलत ऑप्शन बी है। और इसमें देखो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? विश्वसनीय और सुरक्षित तार स्थापन प्रणाली है, ये भी बात सही है क्योंकि वो दीवार के अंदर छिपी हुई होती है, झटके का कोई खतरा नहीं होता, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रकाश सोर्स और प्रकाश सेंसर का उपयोग करके मोटर की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बताओ किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सिंक्रो
बी ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप, और सी ऑप्शन है अनिच्छा टैकोमीटर, और डी ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक टैकोमीटर। तो राइट आंसर इसका फोटो इलेक्ट्रिक टैकोमीटर होगा। ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जब भी हम मोटर की गति को मापन करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक टैकोमीटर का उपयोग करेंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक डिजिटल बहुमापी मल्टीमीटर मापता है, तो किसको मापता है ये? सभी राइट आंसर बताएं। तो ये मापता है एसी और डीसी करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तीनों को मेजर करता है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस को। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? बताओ ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन में से जल्दी से आंसर बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। तो प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, संवर्धित यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, प्राकृतिक यूरेनियम U-235 का उपयोग किया जाता है, लेकिन राइट आंसर है इसका बोरोन। बोरोन का उपयोग नहीं किया जाता है। अच्छा, बोरोन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। किसके लिए? कैडमियम और बोरोन, ये दोनों का उपयोग किया जाता है कंट्रोल रॉड बनाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे इसका ईंधन के उपयोग में नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 8वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। वर्ग एच विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान डैश है। तो इसने पूछा है एच टाइप का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन होता है, उसका टेम्परेचर लिमिट कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो क्लास एच टाइप के इंसुलेशन के लिए उसकी लिमिट होती है 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस होती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब आपको मैं सभी के बारे में बता देता हूँ। ये होता है बाई ए, ई, बी, एफ, एच, सी, इतने होते हैं टाइप, मतलब क्लास होती है इनकी। बाई क्लास का, ए क्लास का, ई क्लास का, बी क्लास का, इस टाइप के क्लास होती हैं इंसुलेशन की। अब इसका टेम्परेचर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? तो ये पहले का होता है 90 डिग्री सेल्सियस बाई का, और ए का होता है 105 डिग्री सेल्सियस, ई का होता है 120 डिग्री सेल्सियस, बी का होता है 130 डिग्री सेल्सियस, एफ का होता है 155 डिग्री सेल्सियस, एच का होता है 180 डिग्री सेल्सियस, और सी का होता है 180 डिग्री सेल्सियस एबव, इससे अधिक। ठीक है, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ध्यान रखेंगे सभी। अब 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी, क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत सब स्टेशन पर करंट के प्रवाह की अवधि और आयाम को सीमित करता है? तो राइट आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसने बोला है जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन होता है वो धारा के प्रवाह की अवधि और आयाम को कौन सीमित करता है? करंट का एम्पलीट्यूड और उसके टाइम को। तो कौन करता है लिमिट? त्वरित रोकने वाला, मतलब लाइटनिंग अरेस्टर। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ध्यान रखेंगे सभी। लाइटनिंग अरेस्टर सब स्टेशन पर लगाए जाते हैं, जो कि आकाशीय बिजली जो गिरती है उसे मतलब कंट्रोल करता है बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी, क्या होगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी उत्तेजन के लिए 150 किलोमीटर की लाइन किस सीरीज के अंतर्गत आएगी? सभी राइट आंसर बताएं, किस सीरीज के अंतर्गत आएगी ये? तो सभी जानते होंगे आप सभी, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है तो हमारे भारत में 50 हर्ट्ज का यूज किया जाता है, जबकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज का यूज किया जाता है। तो अगर 60 मतलब 50 हर्ट्ज दे रखी है तो आपको देखना है इसकी डिस्टेंस को। अब डिस्टेंस किस तरह से ये बटी होती है, जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें 80 किलोमीटर होती है डिस्टेंस। अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें होती है 160 किलोमीटर, और उसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होती है कितनी? उसमें होती है लॉन्ग ट्रांसमिशन मतलब 160 से ऊपर। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अब ये 150 किसके अंतर्गत आ रही है? मतलब 160 से कम है, तो मतलब ये आ रही है मीडियम के अंतर्गत। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, सिंगल फेजिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर की वह स्थिति है जहां। तो बताओ क्या है उसकी स्थिति।
जल्दी से आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का सभी आंसर बताएं। तो इसने बोला है सिंगल फेजिंग 3 फेज इंडक्शन मोटर की वह स्थिति है जहाँ, इसने बोला है कि 3 फेज वाली इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह कब कार्य करेगी। जब वो कार्य करेगी वो जब चरणों में एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब 3 फेज होते हैं आर वाई वी, ठीक है। अब इनमें से एक डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो किसकी तरह कार्य करेगी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह। तो यही पूछा था उसने, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ है। तो डीसी जनरेटर में जो प्रोड्यूस होता है ईएमएफ, उसका मतलब क्या होता है। तो आप बताएंगे जैसे कि यहाँ पर ये फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट के रूप में कार्य करता है। ध्यान रखेंगे जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किस तरह का होता है, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट के रूप में। ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, थर्मल और जल विद्युत संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले जनरेटर की उचित गति क्रमश है। तो इसमें पूछा है उसने कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें जो जनरेटर की स्पीड होती है वो किस टाइप की होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में होती है हाई स्पीड होगी, तो मतलब इसमें 3000 और 300 के बीच में दे रखी है। तो इसका मतलब जल विद्युत में होती है लो स्पीड, तो लो स्पीड हो सकती है 300, और ये तो हाइड्रो पावर प्लांट में हो गई। और थर्मल पावर प्लांट में कितनी होगी, थर्मल पावर प्लांट में होगी 3000 आरपीएम। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर दिख रहा है आपको बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरह आप देख सकते थे। अब 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, प्रतिदीप्त प्रकाश के संबंध में CFL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसने CFL का पूर्ण रूप पूछा है, क्या होता है। तो CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है LED का फुल फॉर्म। LED का फुल फॉर्म बताएंगे सभी, तो लाइट एमिटिंग डायोड, इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है LCD का फुल फॉर्म। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, यह पूछा जाता है आपसे। अब 15वें क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन का सही समूह है। इसने पूछा है जो गैर परंपरागत विद्युत सब स्टेशन मतलब विद्युत उत्पादन होता है उसका सही क्रम क्या है। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि हाइड्रो, पवन, थर्मल, गैस। तो इसमें देखो हाइड्रो और ये मतलब हाइड्रो, थर्मल और गैस ये तो हो गए आपके परंपरागत, लेकिन इसमें पूछा गैर परंपरागत, ठीक है। तो वो कौन से होंगे, सौर, पवन, बायो, गैस, ज्वारीय, ये होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 16वां क्वेश्चन है, सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों के प्रत्येक में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने पूछा है सिलिकॉन के मतलब जो सिलिकॉन होता है सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछिए कितने होते हैं उसमें। तो उसमें होते हैं 4, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसकी लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर है। अगर हम इसमें सिलिकॉन में अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर यह कैसा बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसी टाइप से हम बनाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो या एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। एन टाइप बनाने के लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन वाली, और ट्राइवेलेंट बनाना हो मतलब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे जब पी टाइप बनाना हो। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 17वां क्वेश्चन है, यदि किसी बस के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील निर्दिष्ट किया गया तो यह है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसने बोला है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को मतलब निर्दिष्ट किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, बस में, बस के लिए। मतलब इसने बोला है जो बस होती है बसवार, उसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर को किसके रूप में इसमें निर्दिष्ट किया जाएगा। तो इसमें किया जाएगा उसे लोड बस के रूप में। राइट आंसर है इसका डी ऑप्शन। अच्छा, जनरेटर बस को किसके रूप में जानते हैं, पीवी बस के रूप में। पीवी मतलब एक्टिव पावर और वोल्टेज के रूप में, ठीक है। और पीवी बस हो गया अब
बी और थीटा के रूप में किसे जानते हैं, तो वो जानते हैं स्लैक बस को, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन लोड बस को हम जानते हैं पी और क्यू के रूप में, पी मतलब एक्टिव पावर और क्यू मतलब रिएक्टिव पावर के रूप में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। इसमें पूछा है पॉइंट 2 की स्लिप वाली एक इंडक्शन मोटर के लिए रोटर इनपुट पावर और रोटर कॉपर लॉस का अनुपात क्या है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि जो रोटर इनपुट लॉस होती है और रोटर कॉपर लॉस होती है उसका अनुपात क्या है जब स्लिप दे रखी है 0.2। तो यहाँ पे एस की वैल्यू दे रखी है 0.2। और आप सभी जानते हैं कि जब हम पी कॉपर लॉस, पी कॉपर मतलब कॉपर रोटर कॉपर लॉस निकालते हैं तो क्या होता है, रोटर इनपुट पावर इंटू एस, एस इंटू रोटर इनपुट पावर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। और जब भी हम, अब इसमें क्या बोला है उसने कि इसमें अगर हम रोटर कॉपर लॉस, सॉरी यहाँ पर रोटर इनपुट पावर और रोटर कॉपर लॉस का रेशियो पूछा है उसने, तो उल्टा पूछा है इसमें। तो क्या करेंगे, एस 1/s इधर ले आएंगे और यहाँ हो जाएगा PG/PCU। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। तो वैल्यू रखेंगे आप एस की, तो एस की वैल्यू रखेंगे तो 1/0.2 की वैल्यू क्या होगी, तो पॉइंट से ऊपर 10 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 5। तो ये ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। इस तरह आप आंसर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगा है। PCU मतलब रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस इंटू रोटर इनपुट पावर। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा है इसमें, आप इसे इजीली कर सकते हैं सॉल्व। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विद्युत रोधी इंसुलेटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें बताना है आपको विद्युत रोधी इंसुलेटर के संबंध में, तो कौन सा गलत है इसमें। तो इसमें दे रखा है निम्न चालकता, ये तो सही है। बड़े निषिद्ध अंतराल, ये भी सही है। बहुत उच्च प्रतिरोधकता, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन है, इसमें गलत है। कैसे के, इसने बोला है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, सकारात्मक तापमान गुणांक, इसने ऐसे बोला है, जबकि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ध्यान रखेंगे, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये दोनों का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जबकि आपका कंडक्टर का होता है पॉजिटिव से टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये आपका ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है, यही पूछा था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जबकि विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर के गुण क्या होने चाहिए, निम्न चालकता होनी चाहिए, उसमें चालकता 0 के लगभग होनी चाहिए। ठीक है, और बड़े निषिद्ध अंतराल, बहुत उच्च रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। अब 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी, क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ 20वें क्वेश्चन का। तो जूम कर देता हूँ इसे। 20वां क्वेश्चन क्या है, 20वां क्वेश्चन कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो सभी बता सकते हैं क्या होगा। तो इसका मात्रक होता है ओम। हेनरी किसका मात्रक है, तो ये होता है इंडक्टेंस का मात्रक। और फेरेड कैपेसिटेंस का मात्रक होता है। और जूल तो सभी जानते हैं, कारक का मात्रक जूल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन डिस्कस करूँगा मैं प्रत्येक वीडियो में। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। क्या आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को मैं जितने प्रीवियस ईयर पेपर अब तक एग्जाम में हुए आपके यूपीपीसीएल में उनको सॉल्व कराऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।